शादी ब्याह हमेशा माता पिता के सहमति व आशीर्वाद से ही करना चाहिए, वरना हो सकता है अनजाने मोहब्बत। नाम है मोहब्बत। जानने के लिए देखें हमारे इस वीडियो को पूरा। आज अप्रैल की दिनों की एक उदास और थका देने वाली गर्मी और उमस भरी शाम थी। कुछ देर पहले ही उन्होंने जनपद होटल के कॉफ़ी लाउंज में बैठ के बहुत ही धीरे धीरे कॉफ़ी के 3 प्याले खत्म किए थे। न जाने कितने ज़माने से इन प्यालों के घूंटों के दरमियान से गुजरता वक्त सिर्फ बचा है खालीपन। दूसरा कप सुनीता ने केतली से उड़ेला। कॉफ़ी के खाली प्याले में जैसे ही वह दूध डालती, मैंने मना कर दिया, सिर्फ थी काली कॉफ़ी। रुचि हो गई थी। सुनीता ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। अजीब हालत थी दिल की। सुनीता मुझे फालतू इंसान समझती थी, जिससे दिल में तकलीफ होती थी। दिल करता था कि कोई ब्रेक से तेज बात कहूँ तो उसका तन बदन सुलग उठे। फिर मुझे खुद अपने ही विचारों पर अफसोस होता था। आखिर मैं क्या चाहती थी? शायद कोई बहुत ही बड़ी चीज़, थोड़ा सा प्यार और एक मोहब्बत से भरा घर, उसमें थोड़ी सी प्राइवेसी। बस अपने पन से रघु की छाती पर सिर रखे बैठी थी मैं, और पुस्तकों, संगीत और शायद कुछ और की भी ज़रूरत थी मुझे। जो चाहिए था मुझे उसका एहसास था। बस इतना पता था कि जो चाहिए, और यदि वह नहीं मिला तो उसकी जिम्मेदारी रघु की ही होगी। कॉफ़ी के ख़त्म होते होते शाम के 7:30 बज गए थे। रघु ने अपनी घड़ी को देखा था। जब भी सुनीता रघु की नाक के ठीक ऊपर माथे के बीचों बीच 3 लकीरें देखती तो वह समय उलझना भरा होता। परंतु ऐसा समय कभी कभी आता था। वैसे अक्सर हर बात उसकी समझ में पूरी तरह से आ जाती थी। माथे पर पड़ने वाली 3 लकीरों को देखकर अक्सर मुझे उस पर दया आ जाती थी और लाड़ भी दिल पिघल जाता था। क्यों? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। कोई अपॉइंटमेंट तो याद नहीं आ गई? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। औरत माँ के पेट से ही एक्टिंग सीख कर आती हैं। अपने मर्द को रुझाने का तरीका खुद के लिए छोटी से छोटी रियायत के लिए एक्टिंग करना, इसी को प्रिय चरित्र कहते हैं। आखिर क्यों करती हैं ऐसा? क्या जरूरत है इसकी? रघु जब मुस्कुराता था तो उसके सामने के दांतों के कोनों पर कुछ चमक आ जाती थी, जैसे खिली हुई धूप में सीपियाँ चमक उठती हो। मेरा सारा जिस्म मोमबत्ती की तरह पिघल रहा है। त्रिकालदर्शी बाबा, आप अंतर्यामी हो। बाबा, तो आप बताओ क्या सोच रहे हो आप? त्रिकालदर्शी बाबा से कुछ नहीं छिपा। अब 7:30 बज गए हैं। परीक्षाएं भी शुरू हो चुकी हैं।
अब कहाँ चले? बैठी उस औरत ने महान अदाकारा की भांति इठलाते हुए कहा और मुस्कुराहट के साथ लिपस्टिक को लगाने लगी। इस आदमी ने मेरे साथ घर बसाने के बजाय मुझे ऑटो बना दिया है, परंतु फिर भी मैं इसके साथ हूँ। यही तो प्यार है ना। बोली, जगह तो है ना शहंशाह आलम, अगर इजाज़त हो तो अर्ज करूं। रघु, जी बोलो जी। सुनीता, घर जहन्नुम जा जाए तो कैसा रहे? ठीक है चलो। हाथ से गुजरते वेटर से बिल मंगवाया और पैसे देकर बिल लेकर बाहर आ गए और सोच रहे थे कि बाकी शाम कहाँ गुजरे। टैक्सी के पास पहुंचकर वह बोला, क्या रज्जो के घर चलें? तुमने तो बताया था कि MP वाली कोठी पर जाएंगे। हाँ, लालू विलायत जाने से पहले उसने नए मकान शिफ्ट कर लिया था, मेरे पास पता है। लालू यानी रघु का दोस्त, सभी दोस्त उसको लालू ही पुकारते थे। ठीक है चलो, सुनीता ने कहा। जानती थी कि इस शाम को क्या होना है। एक बड़े बंगले के आगे टैक्सी रुक गई। कोई सरकारी बंगला ही था यह। गेट के अंदर घुसकर हम बंगले के बगल से पिछवाड़े की तरफ पहुंचे। बेहद वीराना सा लॉन था, जिसकी घास भी मरी मरी सी थी। लॉन के दूसरी तरफ एक कोने में पेड़ था। बड़ा भयानक लग रहा था वह पेड़ और उजाड़ सा लॉन। पिछवाड़े के दरवाजे पर दस्तक दी कि दरवाजा रज्जू ने खोला था। आइए, आज कैसे रास्ता भूल गए यहाँ का? नहीं, रास्ता नहीं तो नहीं भूले, बल्कि खास तौर पर तुम्हारा हालचाल जानने के लिए ही आए हैं। एक सीढ़ी चढ़कर अंदर आए सुनीता ने अंदर कदम रखे। रज्जो के बालों में उसे बाहर लॉन में खड़े पेड़ जैसा अंधेरा ही दिखाई दिया। बहुत छोटा सा कमरा। एक कोने में चारपाई थी, जिसमें आधा कमरा घेरा हुआ था और दूसरे कोने में बिजली का एक चूल्हा रखा था। पास में ही लावारिस से मुड़के 2-3 ग्लास प्लेट और करीब ही 5-6 जैम की खाली शीशियाँ और काफ़ी के कुछ डिब्बे भी खाली पड़े थे। शायद उनमें नमक मिर्च मसाले भरे हों। मैंने ऐसे ढक्कन जिनके रंगों से ही मालूम हो रहा था कि इन डिब्बों में क्या होगा। अगर कमरे में अगर कोई पुरानी ज़माने की चीज़ थी तो वो थी एक रेशमी रज़ाई, जिसका रंग अब भी सुंदर लग रहा था। परंतु बस बुझे चूल्हे के अंगारों के जैसे अब भी रज़ाई में गर्माहट थी और पुरानी सोखी भी थी। दूसरी चीज़ थी ट्रांजिस्टर, जिसे लालू ने रज्जू को पहले तोहफे के रूप में दिया था, जब वह उसे चंडीगढ़ से उड़ा के लाया था। साधारण से घर में पली बड़ी और चंडीगढ़ के सेक्रेटरीट में टाइपराइटर कूटने वाली
रज्जू लालू की दौलत और प्यार के धोखे में आ गई थी और मोहब्बत के रटे हुए फार्मूलों से भ्रमित हो गई। होश लौटा तो लकड़ी के कोयले वाली कोठरी में थी। लालू अपनी बीवी को विलायत हनीमून के सैर कराने के लिए भी ले गया था। एक औरत जिसका नाम बीवी होता है, जब उसका मर्द उससे कुछ लेता है तो उसे वो रिश्वत भी देता है। लेकिन दूसरी औरत जो फालतू होती है, रखेल, उसे सिर्फ रोटी और कपड़े गहने देकर बहलाया जा सकता है। अगर फालतू औरत उस मर्द की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए तो उसे खुदा भी नहीं बचा पाए। कुछ तो घुटन पैदा कर रहा था, कुछ था जो सांस को भारी कर रहा था। सुनाओ, क्या हाल है आपके? रघु चारपाई के पीछे बीच बैठ गया था। एक पाए पर मैंने भी अपने आप को टिका लिया पायत की तरफ, तो चूल्हे के पास रखी पीढ़ी पर बैठ गई। देख ही लो, देख ही रहे हो, उसने अजीब सी उदासी भरी आवाज में कहा। कोई चिट्ठी वगैरह आई? हाँ, आई थी लगभग सप्ताह पहले। फिर खत का इंतजार, मायूसी, यही सब रज्जू की जिंदगी में है। राजी खुशी हो? हाँ, राजी खुशी हो। और तुम? उसने एकाएक चौंकते हुए सुनीता की तरफ देखा। तुम ठीक हो? ठीक हो। वह जैसे कुएं में से बोली हो, रुआसी आवाज में। लालू की चिट्ठी आई थी, लिखा था प्लेटफार्म पर जो सामान छोड़ आया हूँ उसका ख्याल रखना। रघु मुस्कुराया। मैंने सुनीता की ओर देखा। कभी कभी ही होता था कि वह घबराहट में बात का उत्तर दे रही थी। रज्जू ने एक चैलेंज सा, एक चुनौती सी आंखों में भरकर सुनीता की तरफ देखा। कोई खातिर नहीं करोगे हमारी? तुम्हारे मेहमान हैं हम। सुनीता ने बात को घुमाया। दूध नहीं है, नहीं तो चाय तो कम पिया करो। दूध चाय के लिए बचा कर रखा करो। आज सवेरे नहीं लाई थी क्योंकि रात में गर्मी थी, इसलिए नींद नहीं आई। बस उमस ही थी कमरे में। सुबह जाकर हाथ खुली, तब तक पेट का दूध बंद हो चुका था। मैंने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई। कोई रोशनदान नहीं था। पिछली दीवार में एक दरवाजा था। जब रज्जू चंडीगढ़ से लालू के संग भागकर आई थी तब शायद वह नहीं जानती थी कि लालू की दौलत उसे घर नहीं बेच रही। रिश्की सिस्की वाले तो चले गए विलायत। यहाँ पर सिर्फ खाली बोतलें ही मिलेंगी, रज्जू ने कहा। अच्छा, सुनीता ने झेपते हुए कुछ देर चुप रही, फिर बोली, दिन भर क्या करती हो? रज्जू बोली, सड़कें नापा करती हो। सड़कें भी अधिक न नापा करो। सड़कों पर घूमने वाली औरतों को विलायत में क्या कहते हैं?
चेहरे को देखा तो उसका चेहरा वीरान सा लगा। मैंने सुनीता की तरफ देखा तो एहसास हुआ कि यह आदमी कितना खूंखार है। कायदे से मुझे सुनीता से भिड़ जाना चाहिए था रज्जो की तरफदारी में, पर फालतू औरतें लड़ा नहीं करती। लड़ने का अधिकार केवल बीवियों का होता है। कुछ देर शांति के बाद अब चलें, सुनीता ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। और उठकर खड़ी हो गई। रज्जो भी उठ खड़ी हुई। अगली बार चिट्ठी आए तो लिखना कि सानी चौथे पांचवें दिन आकर 20 रुपये दे जाता है। मैं भूख से मर रही हूँ। सानी आता है क्या? सुनीता बोली। वही उससे बोलकर गया था। रज्जो ने बाहर का दरवाज़ा खोला। अंदर की गर्मी के बाद उस अंधेरे कमरे में ठंडी हवा सुहाने लगी। अच्छा, अलविदा कहकर हमने विदा ली। रज्जो ने दबे स्वर में कहा, फिर दोबारा आना। हम छोटे छोटे कदमों से बंगले की बगल से होते हुए तीनों गेट पर पहुँचे। सामने सड़क रोशनी से चमचमा रही थी। क्या है? कोई खिसक रहा है। शायद पीछे से आवाज़ आ रही है। सुनीता ने कहा। कहीं नहीं, कोई आवाज़ नहीं आ रही। और वे आगे बढ़ गए। अंजामे मोहब्बत। द एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।